नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होता है कि इसमें लोग वही आते हैं, उन्हीं से मुलाकात होती है जो अहम होते हैं, खास होते हैं, तभी तो वो मुलाकात खास होती है। चुनावों का माहौल चल रहा है, चारों तरफ बात चुनाव की चल रही है, बात कर रहे हैं लोग, हर दल अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है। तो हमें लगा क्यों ना हम उन लोगों के पास चलें, उन लोगों से बात करें जिनके ऊपर बड़ी इमारतें बनती हैं, जिस नींव के ऊपर इमारतें बनती हैं, जिन सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता नेताओं के ऊपर पार्टियां किला फतेह करने का सपना संजोती हैं, क्यों ना हम उनसे बात करें। हमने आगरा में जब देखा और भाजपा की बात की तो हमें लगा कि फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र जहाँ पर इस समय चुनाव हो रहा है और आगरा लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि पहले लगभग ये एक ही था, कुछ थोड़ा फेरबदल करके यहाँ 2 लोकसभा बना दी गई। हमने सोचा क्यों ना इसमें एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण की रोल निभाने वाले नेता से बात की जाए। बड़ा सोचना नहीं पड़ा, खोजना नहीं पड़ा। नाम जो तुरंत हमारे जहन में आया वो किसी और का नहीं था, वो पंडित केशव दीक्षित जी का था। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास। धन्यवाद। पंडित जी, मुझे स्मरण आ रहा है कि जब राज बब्बर की लहर थी, जब हर कोई समझता था कि राज बब्बर एक ऐसा नाम है, ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हराना तो बहुत दूर की बात है, उसके आसपास भी छिटका नहीं जा सकता। लगभग सन 2004 की बात थी और उसके बाद लोकसभा दूसरी बन गई थी। आपने वो चुनाव यादगार बना दिया था, कोई अंतिम समय तक नहीं कह पा रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा, चारों तरफ आपकी धूम थी। क्या समझते हैं, क्या मंत्र था उसका, और इस समय और उस समय में क्या अंतर और क्या मिलान देखते हैं? नहीं, उस समय और इस समय में एक फर्क है कि राज बब्बर जी का जो 2-3 प्लस पॉइंट उस समय ये थे कि एक वो सिटिंग एमपी थे, दूसरे फिल्मी पर्सनालिटी थी, तीसरे जो मशीनरी और गवर्नमेंट भी समाजवादी पार्टी की थी। तो ये 3 प्लस पॉइंट उनके साथ थे। हमारे साथ इनमें से एक बसपा के अलावा और कोई ऐसा प्लस पॉइंट नहीं था। और इतना अच्छा कोई हम लोगों का उस समय पर, हमने मेहनत तो अच्छी की और हमारा व्यवहार संपर्क ठीक था, लेकिन उतना अच्छा कोई नेटवर्क कार्यकर्ताओं में पार्टी की दृष्टि से नहीं था। जी पंडित जी, इस समय चारों तरफ एक चर्चा आम है, जहां जाओ घर घर मोदी, घर घर मोदी। क्या लगता है आपको, ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच है और ये बिल्कुल इतनी गहरी पैठ जो है ना हो गई है। और इसके पीछे जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितनी मेहनत की है और उसके परिणाम स्वरूप जगह जगह घर घर में जो उनका नाम है, मैं उसमें 2-3 चीजें इस बार नई देख रहा हूं पवन जी। कि पहले हम लोगों को नेता के बाद पदाधिकारी और पदाधिकारी के बाद कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता जनता जनार्दन में जाता था, संपर्क करता था, चुनाव के संबंध में चर्चा करता था, वोट मांगता था। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जनता जनार्दन ने कार्यकर्ता का कार्य स्वयं ही संभाल लिया है। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है और इसके लिए सारा श्रेय हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। दूसरी बात, पहले के चुनावों में और इस चुनाव में ये परिवर्तन हो रहा है कि पहले कुछ सामाजिक स्तर पर, कुछ क्षेत्र विशेष में, कुछ जाति विशेष में लोग अक्सर कुछ ठेके जैसे ले लिया करते थे कि ये क्षेत्र जो है यहां पर 10,000 वोट मैं आपको दिलाऊंगा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इस बार हम पहली बार देख रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा टूट रही है। कोई किसी ठेकेदार के पास वोट का इंतजाम नहीं है। उसके लिए जहां तक मैं समझता हूं इसका पूरा श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उन्होंने नए वोटर और युवा के अंदर ऐसा जोश पैदा किया है कि वो इस ठेकेदारी प्रथा को तोड़ रहा है और सीधे सीधे वो नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहता है। अगर यहाँ हमारे लोकतंत्र में ये संभव नहीं है, और नहीं तो ये जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये चुनाव भी उसी प्रकार का लगभग हो रहा है।
पंडित जी, एक बात, जैसा आप जानते हैं, बहुत व्यवहारिक हैं, सफल व्यवसायी हैं, सफल सामाजिक व्यक्ति हैं, जो आपसे एक बार मिल लेता है वो हमेशा मिलता रहता है, टूटता नहीं आपसे। जब भी कभी युद्ध हो या फिर कोई ऐसा कंपटीशन हो, उसके जीत के दो ही आधार होते हैं, या तो आप किसी के दूसरे अवगुण से स्वयं जीत जाते हैं जी, या अपने गुणों के, आपके अंदर इतने गुण होते हैं कि दूसरे वाला उसमें तुच्छ हो जाता है और आप आगे निकल जाते हैं। तो ये जो मोदी फैक्टर है, इसमें आप क्या मानते हैं? इसमें कांग्रेस की असफलता को ज़्यादा मानते हैं या मोदी जी के किसी खास गुण को ज़्यादा मानते हैं? इसमें मैं दोनों ही चीज़ों को मानता हूँ कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, उसके खिलाफ उसके काम करने की शैली, उसकी गतिविधियों से जो उसके खिलाफ नेगेटिव मैंडेट जो तैयार होता है, वो तो ऑटोमेटिकली आगे आने वाले चुनाव और उसके जो सामने विकल्प के रूप में जो पार्टी होती है उसको फायदा मिलता ही है। लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण कारण है, जैसे आपने कहा कि युद्ध जीतने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए, मैं उसके पीछे मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही क्रिएटिव है। हम उनके वक्तव्य सुनते रहते हैं, कहते हैं लोग जब मेरे ऊपर ईंट पत्थर फेंक रहे थे तो मैं उनको संभाल के रख रहा था और बाद में उसमें गारा या सीमेंट लगा करके मैंने सीढ़ियों में इस्तेमाल किया और मैं यहां तक पहुंचा, है ना। कई बार हम उनकी बातों को बहुत ही ऐसे देखते हैं, आपने देखा है कि इमीडिएटली और कुछ गलत तरीके से वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। उनके अंदर सुनने की जो क्षमता है वो आम नेताओं से कुछ ज्यादा है और उस पर सकारात्मक पहलू पर काम करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने के लिए उनके अंदर इच्छा शक्ति है और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी और जो उनके पास विजन है वो आज किसी भी पार्टी के और किसी भी नेता के पास नहीं है। पंडित जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि उम्मीदों का इतना बोझ या इतनी उम्मीदें देश ने उनके लिए लगा ली हैं, क्योंकि वो हर बात के लिए कहते हैं मैं हूं ना, ऐसा कुछ आता है, तो इतनी उम्मीदों को लेकर चलना कितना मुश्किल काम होगा मोदी जी के लिए? इसको पवन जी मैं दूसरे वे में लेता हूं कि आजकल हाईटेक सिस्टम है, जो व्यक्ति एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और एक सिस्टम डेवलप करके काम करता है वो फुल्ली कॉन्फिडेंट होता है, वो सिस्टम वर्क करता है और उसको फुल प्रूफ सिस्टम में अगर लॉकिंग कर दिया जाए, मॉनिटरिंग और फीडबैक दोनों चीजों का कंट्रोलिंग अपने हाथ में अगर है तो वो सिस्टम अपने आप में इतना बेटर रिजल्ट देता है। तो माननीय मोदी जी जो है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम से काम करना पसंद करते हैं और जो भी उनके पास टेल पॉइंट पर काम करने वाले आदमी का भी जो फीडबैक आता है उसको भी वो सिस्टम में शामिल करके उसको भी विकास के रास्ते पर सुविधा मुहैया कराने की उनकी सोच है। एक थोड़ा संगठन के ऊपर भाजपा का, चूंकि आप बहुत ही लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, आपने भाजपा को बहुत ऊंचाइयों पे भी जाते देखा है और फिर सामान्य अवस्था में भी आते हुए देखा है, बल्कि सामान्य क्या काफ़ी नीचे आते हुए भी देखा है और फिर दोबारा जैसा उठान की तरफ इस समय भाजपा चल रही है जी। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ पुराने नेता लोग इस समय काफ़ी अपनी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और बाहर के जो लोग हैं उनको लगातार तरजीह दी जा रही है? देखिए, ये सारी चीजें, क्योंकि परिवर्तन भी एक विकास का रास्ता खोलता है, परिवर्तन से ही विकास संभव है। जिस समय की जैसी जरूरत रहती है, हमारे सम्मानीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, मैं कोई चूंकि पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं अपना ये मानता हूं कि एक ही चीज को पुनरावृत्ति होते रहने से उतने बेटर रिजल्ट नहीं मिलते हैं और अगर किसी सिस्टम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए तो उसके बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप को मैं भी निजी रूप से जानता हूं, कितनी समानता पाते हैं आप अपने में और मोदी जी में? नहीं, हम माननीय मोदी जी के समक्ष एक उनके फॉलोअर और उनके मिशन के एक सिपाही के भांति मानता हूं। अभी हमारे गाजियाबाद में माननीय बीके सिंह साहब चुनाव लड़े हैं
वो आर्मी के चीफ रहे हैं, और एक सिपाही जो चाहे बॉर्डर पे हो या शहरी क्षेत्र में काम करता हो, उनकी और उनकी भूमिका जितनी तुलना है सिपाही और एक देश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना, है ना, बहुत इसमें कोई तुलनात्मक कोई बात नहीं। इसे आप दूसरे तरीके से ले रहे हैं, आप इसे संकोचवश, ये आपका एक गुण है, आप संकोचवश नहीं कह रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी वैसे तुलना, स्वभाव होता है दो लोगों का एक जैसी परिस्थिति में रिएक्ट करना। जैसे मोदी जी का स्वभाव ये देखा गया कि एक बार संज्ञान में ले लिया तो पीछे नहीं हटते, किसी चीज़ को उन्होंने अगर लिया कि इसको करना है तो करना है, या फिर एकदम ग्रास रूट पे जाके लोगों से बात करना। जैसे अभी वो बनारस में चुनाव लड़ने की बात है, अभी नामांकन भी नहीं हुआ है और वहाँ एक परिवार में तार टूटा और वहाँ शायद 2 या 3 बच्चे घायल हुए, 2-3 लोग घायल हुए, तो तुरंत उनका फोन उस परिवार में पहुंचता है, हाल चाल जानता है, अधिकारियों से बात करते हैं। कुछ राजनीतिक शैली आपकी भी ऐसी रही है कि कार्यकर्ता बहुत जुड़ा आपसे, इस तरह से मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ पाते हैं? हाँ, इसमें मैं ऐसा पाता हूँ कि जो आदमी थोड़ा सा ध्यान, योग या प्राणायाम, इन चीजों से जो आदमी जुड़ा रहता है, वो हर बात को अपने चेतना तल से स्पर्श करने के बाद में ही बाहर कर निकालता है, और उसके अंदर सहनशीलता और क्षमता ज्यादा होती है, और उसके जब भी अपना एकांचित होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएटिविटी को अंजाम भी दे पाते हैं कि जो एकदम से आम रूटीन में जीवन व्यवहार में नहीं चल रही होती हैं, उससे भी कहीं आगे जाकर के भी व्यक्ति काम कर सकता है। तो मैं ये मानूं कि मैं इस समय जो मेरी बातचीत चल रही है पंडित केशव दीक्षित जी से, चुनाव के बाद यदि भाजपा की सरकार आती है तो पंडित केशव दीक्षित को कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलने जा रही है? नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ। वैसे मैं इसको इस भी में मानता हूँ कि अगर जो मिशन पूरा हो जाता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में स्थापित होने तक का अगर मिशन पूर्ण हो जाता है, तो हमको जो इसमें जितना आनंद मिल रहा है वो अपने आप में सफिशिएंट है। इसकी किसी चीज की जरूरत शायद पद इत्यादि से ये कभी भी चीजें पूर्ण नहीं होती हैं। जो आत्मसंतोष होता है उससे ज्यादा पूर्णता और किसी चीज में है नहीं। चलिए, अब आखिर में बस एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आगरा में 2 सीटें हैं, आगरा सुरक्षित और फतेहपुर सीकरी, क्या स्कोर रहने वाला है? 2-0, 1-1 या फिर 0? मैं जहां तक समझता हूं कि हम दोनों ही सीटें जीतेंगे और दिन पर दिन इसकी प्रोग्रेस होती जा रही है। आप जैसा अगर ऐसा भी अंदर से मानते हो कि कुछ कमी खामी कुछ सत्ता में या पहले से सिटिंग गेटिंग में जिनको टिकट मिली और कोई भी अगर थोड़ी बहुत क्षति सत्ता में रहने से होती है, लेकिन उसकी पूर्ति कई गुनी माननीय मोदी जी के प्रचार ने उसको कवर कर दिया है। और उसके भी बाद में हमारे पार्टी हाईकमान ने जिस प्रकार से संघ के पुराने लोगों को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ग्रामीण स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी थोड़े निष्क्रिय रूठे हुए लोग थे उनको भी जो मूल धारा से जोड़ने के लिए जो कार्य किया है, उस कार्य से और माननीय मोदी जी के जितना इफेक्टिव वर्क रहा है इतने दिनों में, उन दोनों चीजों से उस क्षति का इतनी पूर्ति हो जा रही है कि हर हालत में हम दोनों सीटें जीतेंगे। चलते चलते आपसे जरूर कहूंगा कि मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आपको वोट दें? मतदाताओं से हम ये कहना चाहेंगे कि जितना भी ये 2 साल के अंदर आपने देखा है और उसमें तुलना की है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और प्रैक्टिकल है और दूसरे अन्य राष्ट्रीय नेताओं को भी वो सुनते रहते हैं, उनके पास कोई दिशा नहीं है। कोई दिशा न होने के कारण आपको पूर्ण विश्वास और सबसे बड़ी जो बात है कि माननीय मोदी जी के अंदर जो संकल्प है उसके प्रति और उतने डेडिकेशन से काम करना, ये हर राष्ट्रीय नेता के बस में नहीं है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि आने वाला भविष्य हो सकता है कि अभी जो भ्रष्टाचार इत्यादि जो हुए जिनके कारण महंगाई हुई
ये महंगाई भी कंट्रोल होगी, ये भ्रष्टाचार भी बहुत तुलनात्मक हिसाब से बहुत कम होगा, आतंकवाद की घटनाएं भी कम होंगी, बाहरी देशों से घुसपैठ और अतिक्रमण भी कम होगा, और मैं जहां तक समझता हूं कि इससे किसान और मजदूर और रोजगार की दिशा में विकास के रास्ते से बहुत ही सहूलियत महसूस करेगा। जी, तो दर्शकों, ये थे पंडित केशव दीक्षित जी, जो पूरी शिद्दत के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में और यहाँ की जितनी भी आसपास की सीटें हैं उस पर काम करने पर लगे हुए हैं। और मोदी जी के प्लस में और जो हवा और लहर की बात आती है, कहीं ना कहीं जब ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से जब मुलाकात होती है तो लगता है कि ज़रूर इन सब लोगों ने मिलकर उस हवा और उस लहर को बनाया होगा, क्योंकि एक तरफ तो ऐसे कार्यकर्ता और नेता लोग हैं और वहाँ दूसरी तरफ यशोदाबेन जैसे भी लोग हैं जो नंगे पैर रह के, निराहार रह के उनके प्रधानमंत्री बनने की कामना करते हैं, चाहे लोग उसको चर्चा में कैसे भी लाएं, लेकिन वहाँ जाके ज़रूर सिर नतमस्तक होता है। एक बार कभी मैंने भी सोचा था कि आखिरकार इस व्यक्तित्व में ऐसा क्या है कि क्यों अभी कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं है और अभी चुनाव भी नहीं हुए और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, वहाँ पर भी टीवी चैनलों पे दर्शक बहस कर रहे हैं और उनमें एक डर सा बना हुआ है कि मोदी आए तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक भारत, अखंड भारत का कहीं सपना पूरा ना हो जाए। लेकिन उस समय मेरे जहन में एक मोदी जी का वो वक्तव्य याद आ गया जो कुछ साल पहले का था, जब हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को उन्होंने देहाती औरत कह दिया था। तब हमारे इस नरेंद्र मोदी नामक नेता ने इतना जोरदार जवाब दिया था जो शायद किसी भी हिंदुस्तान के नेता ने नहीं दिया था, और वो बयान अभी तक मेरे दिमाग में है। उन्होंने ललकारते हुए कहा था कि ये नवाज शरीफ, ये मत भूल जाना कि ये प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों का है। ये जब बयान आता है तो राष्ट्रीयता की उसके साथ एक खुशबू आती है। जब ये खुशबू आती है, हृदय आनंदित होता है, जैसे पंडित केशव दीक्षित जी से बात करके हुआ। अगली खास मुलाकात में फिर और एक विशेष अतिथि के साथ मुलाकात होगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका।